Myself Dr. M.K. Paliwal, Assistant Professor in Chemistry, Government Girls College चौमू। आज बच्चों, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का आखिरी पार्ट पढ़ेंगे और आज हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर या असरल आवर्ती दोलित्र की तरह व्यवहार करने वाले द्विपरमाणुवीय अणु के लिए कंपन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर इफेक्ट ऑफ एन हार्मोनिक ऑन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। हिंदी में यह कह सकते हैं असरल आवर्ती दोलित्र के लिए कंपन स्पेक्ट्रम या कंपन स्पेक्ट्रम पर अप्रसंवादी का प्रभाव। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो अलाउड एनर्जी लेवल्स होते हैं वो समान दूरी पे होते हैं, जैसा मैंने आपको कल बताया था, और उसमें हुक्स के नियम की अनुपालना होती है। परंतु वास्तव में अणु के लिए प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती न होकर कुछ कम होता है। अतः बंध के अनंत प्रस्तार पर रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन जो बल होता है उसका मान शून्य हो जाता है। जैसा मैंने आपको कल भी समझाया था, अगर हम एक बॉन्ड को स्प्रिंग की तरह देखें तो अगर हम स्प्रिंग को बहुत तेज़ी से घुमाएंगे तो थोड़े दिनों में उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, यानी कि जो वापस उसको रीस्टोर करने वाला प्रत्यानयन बल है वह उतना नहीं हो पाएगा जितना डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। मैं एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आपने कभी देखा होगा या साइकिल आपने चलाई होगी, साइकिल का जो स्टैंड होता है उसमें स्प्रिंग लगी होती है। शुरू में तो जब नई साइकिल आते हैं तो एकदम जो स्टैंड होता है एकदम सीधा रहता है, स्ट्रेट रहता है, 90 पर रहता है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो यूज होता जाता है, स्प्रिंग ढीली पड़ती जाती है और जो है स्टैंड लटक जाता है और कई बार अपने को दूसरी स्प्रिंग लगवानी पड़ती है, उसको कसवाना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि वो स्प्रिंग में जो है रीस्टोरिंग फोर्स जो है प्रत्यानयन बल उतना नहीं रह पाता जितना कि डिस्प्लेसमेंट होता है या जितनी की वो स्प्रिंग खिंचती है। अतः जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है या उसको हम रियल मॉलिक्यूल भी कहते हैं कि वास्तव में जो परमाणु इस तरह से व्यवहार करता है उसके लिए एफ जो है वो डेल्टा एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो पाता। और यूँ कहिए कि इनफाइनाइट एक्सपांसन पे या अनंत प्रसार पर तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल है, उसका मान लगभग जीरो हो जाता है। सामान्यतः ये देखा गया है कि V के मानों के लिए अणु हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, परंतु V के मान बढ़ने के साथ साथ अणु के कंपन जो है वो एन हार्मोनिक होते जाते हैं, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या साम्य लंबाई बढ़ती जाती है। इसलिए जो है मॉलिक्यूल जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव नहीं करता, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करने लगता है। और जो वास्तव में जो मॉलिक्यूल होता है, जो रियल मॉलिक्यूल होता है, वो हमेशा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ही बिहेव करता है। अब देखिए, हम V के मान बढ़ने के साथ साथ रीस्टोरिंग फोर्स का मान कम होता जाता है, जिससे K जो है यानी फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी कम होती जाती है। और K के मान में अगर कमी आती है तो वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसको अपन ने EV से रिप्रेजेंट किया है, उसके मान में भी कमी आती है, क्योंकि हम जानते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा एक्स। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू -K डेल्टा एक्स। और जो EV होता है या वाइब्रेशन एनर्जी होती है उसको वेव नंबर में लिखे तो न्यू बार इज इक्वल टू EV इज इक्वल टू 1/2πc√K/μ होता है, यानी कि जो EV है वो K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए, और जो वेव नंबर है वो EV के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि V के मान बढ़ने के साथ साथ K के मान कम होता जाता है, K का मान कम होता जाता है तो EV का मान भी कम होता जाता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हल करते हैं तो कंपन ऊर्जा के लिए हमारे पास जो व्यंजक प्राप्त होता है वो ये होता है। आपको ये व्यंजक याद रखना है, याद रखिए, है ना।
ये वाला व्यंजक आपको याद रखना है। ये वाला व्यंजक आपको याद रखना है, जो है EV इज इक्वल टू वी प्लस हाफ एच न्यू माइनस वी प्लस हाफ का स्क्वायर एच न्यू ए जूल में। ठीक है, अब हम इसमें एच कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा EV इज इक्वल टू एच अपॉन वी प्लस हाफ न्यू माइनस वी प्लस हाफ स्क्वायर न्यू ए जूल में। अब जूल को सेंटीमीटर इन्वर्स में बदलने के लिए HC से डिवाइड कर देते हैं। वास्तव में देखिए यहाँ पर जो HC का डिवाइड करने के बाद हमारे को जो वैल्यू प्राप्त होती है वो EV जो होती है वो एनर्जी नहीं है, वो एक्चुअली में वेव नंबर है। ठीक है, तो हम करते हैं EV इज इक्वल टू एच अपॉन HC इंटू वी प्लस हाफ न्यू माइनस वी प्लस हाफ का स्क्वायर न्यू ए सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और हम जानते हैं न्यू इज इक्वल टू जो होता है वो सी बाई लेमडा होता है, तो न्यू बाई सी है वो न्यू बार हो जाएगा। तो हम यूँ लिख सकते हैं EV इज इक्वल टू वी प्लस हाफ न्यू बार माइनस वी प्लस हाफ स्क्वायर न्यू बार ए सेंटीमीटर इनवर्स। अब इक्वेशन 2 में हम v प्लस हाफ न्यू को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास EV इज इक्वल टू वी प्लस हाफ न्यू बार माइनस 1 माइनस वी प्लस हाफ ए सेंटीमीटर इनवर्स। इक्वेशन 3 जो है वो प्राप्त होती है। बेसिकली ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसमें जो EV है वो देखिए सेंटीमीटर इनवर्स में है, और आप जानते हो सेंटीमीटर इनवर्स में एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं होती, ये बेसिकली वेव नंबर है। तो पर ये स्पेक्ट्रोस्कोप में लिखने का ट्रेडिशन है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। यहाँ पर A जो है वो एन हार्मोनिक कांस्टेंट है या अप्रसंवादी स्थिरांक है। अब समीकरण 3 के अनुसार हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, उनकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास V बराबर 0 हो तो वैल्यू जो प्राप्त होगी वो हो जाएगी 1/2 न्यू बार इंटू 1 माइनस हाफ ए सेंटीमीटर इनवर्स। फिर अगर हमारे पास V इज इक्वल टू 1 हो तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 न्यू बार इंटू 1 माइनस 3/2 ए सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हमारे पास V बराबर 2 हो तो हमारे पास E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 न्यू बार इंटू 1 माइनस 5/2 ए सेंटीमीटर इनवर्स। इस प्रकार से अगर हमारे पास 3 हो तो E3 जो हो जाएगा वो 7/2 न्यू बार इंटू 1 माइनस 7/2 ए सेंटीमीटर इनवर्स। अगर 4 हो V का मान या वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास अगर 4 हो या एनर्जी लेवल 4th हो तो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो E4 इज इक्वल टू 9/2 न्यू बार इंटू 1 माइनस 9/2 ए सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। इस प्रकार से हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है सिलेक्शन रूल फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने आपको कहा था कि सिलेक्शन रूल आपको याद रखने हैं। तो जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसके लिए सिलेक्शन रूल जो होता है वो डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 तक हो सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ये याद रखना है। सिलेक्शन रूल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में है उसमें जो ट्रांजिशन है उसमें संक्रमण जो है वो 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 हो सकता है, या फिर 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, या 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5 ऐसे भी हो सकता है, या फिर 4 से 3 हो सकता है, 4 से 2 हो सकता है, 4 से 1 हो सकता है, 4 से 0 हो सकता है, या 3 से 2 हो सकता है, 3 से 1 हो सकता है, 3 से 0 हो सकता है। यानी कि जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है उसमें 1, 2, 3
तक जो है वो अंतर आ सकते हैं और दोनों तरह के हमारे को स्पेक्ट्रम प्राप्त हो सकते हैं, अवशोषण और उत्सर्जन। प्लस अवशोषण होता है और आप जानते हो माइनस वाला जो होता है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि संक्रमण में V के मान में परिवर्तन 1 से अधिक होता है। विभिन्न संभावित संक्रमण और उसके लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना हम निम्न समीकरण द्वारा दे सकते हैं। अब हम ये रह सकते हैं कि दो एनर्जी लेवल लिख सकते हैं, एक हायर एनर्जी लेवल, एक लोअर एनर्जी लेवल जो है वो लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आता है डेल्टा ई वी इज इक्वल टू वी डबल डैश प्लस हाफ एच न्यू माइनस वी डबल डैश हाफ का स्क्वायर एच न्यू ए माइनस वी डैश प्लस हाफ एच न्यू माइनस वी डैश प्लस हाफ का स्क्वायर इंटू एच न्यू ए जूल। अब हम इसमें जो डबल डैश है V की वैल्यू वो हायर एनर्जी लेवल के लिए लिखा है और जो V डैश है वो लोअर एनर्जी लेवल के लिखा है, और हम इसको सेंटीमीटर इनवर्स में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं डेल्टा ई वी इज इक्वल टू वी डबल डैश प्लस हाफ न्यू बार इंटू 1 माइनस वी डबल डैश प्लस हाफ ए माइनस वी डैश प्लस हाफ न्यू बार इंटू वी माइनस वी डैश 1 माइनस वी डैश प्लस हाफ ए सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए माना संक्रमण 0 से 1 हो रहा है तो आवश्यक ऊर्जा की गणना हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो वी डबल डैश की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, और वी डैश की जगह हम 0 रख देंगे। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। देखिए इसमें 1 प्लस हाफ एच न्यू, यहाँ पर वी की जगह 1 रखा है, माइनस 1 प्लस हाफ का स्क्वायर एच न्यू ए, यहाँ पे भी V की जगह 1 रखा है, माइनस 0 प्लस हाफ एच न्यू, यहाँ पे V की जगह 0 रखा है, माइनस 0 प्लस हाफ का स्क्वायर एच न्यू ए, यहाँ पर V डैश की जगह हमने 0 रखा है। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 3/2 एच न्यू माइनस 3/2 का स्क्वायर एच न्यू ए माइनस हाफ एच न्यू माइनस हाफ का स्क्वायर एच न्यू ए। आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है डेल्टा V ई वी 0 to 1 इज इक्वल टू 3/2 एच न्यू माइनस 9/4 एच न्यू ए माइनस हाफ एच न्यू प्लस हाफ 1/4 एच न्यू ए। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। हमने एच न्यू को पास पास ले आए और एच न्यू ए को दोनों को फिर पास ले आए। तो अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास आता है डेल्टा ई वी 0 to 1 इज इक्वल टू आ जाता है जो है वो 3/2 एच न्यू माइनस हाफ एच न्यू माइनस 9/4 एच न्यू ए प्लस 1/4 एच न्यू ए। अब इसमें 4 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ई वी 0 to 1 इज इक्वल टू 6 एच न्यू माइनस 2 एच न्यू माइनस 9 एच न्यू ए प्लस एच न्यू ए बाई 4। आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है 4 एच न्यू माइनस 8 एच न्यू ए बाई 4। अब इसमें 4 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है तो 4 कॉमन लेने पर आ जाएगा 4 इंटू एच न्यू ए माइनस 2 एच न्यू ए। 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास फाइनल जो है वो इक्वेशन ये प्राप्त होगी डेल्टा ई वी 0 to 1 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 2 एच न्यू ए। अब देखिए इसमें एच न्यू फिर कॉमन लिया जा सकता है तो हमारे पास हो जाएगा एच न्यू इंटू 1 माइनस 2a जूल। अब इसको सेंटीमीटर इनवर्स में बदलेंगे तो एच सी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइनली हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ई वी 0 to 1 न्यू बार इंटू 1 माइनस 2a सेंटीमीटर इनवर्स। इस प्रकार से हमारे पास 0 to 1 ट्रांजिशन के लिए ये जो एनर्जी की वैल्यू है या एनर्जी में जो परिवर्तन है उसका मान सेंटीमीटर इनवर्स में प्राप्त हो जाएगा। अतः हम अलग अलग प्रकार के जो संक्रमण होते हैं यानी 0 to 1 है, 1 to 2 है या 2 to 3 है या जिनमें जो चेंजेज आते हैं उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। अगर डेल्टा वी यानी वाइब्रेशन एनर्जी क्वांटम नंबर में प्लस माइनस 1 का चेंज आता है तो हमारे पास जो डेल्टा ई वी 0 to 1 हो जाएगा वो जैसे हमने पहले निकाला है वो हो जाएगा न्यू बार इज इक्वल
न्यू बार इंटू 1-2a सेंटीमीटर इनवर्स। डेल्टा वी प्लस माइनस 2 हो तो V0 टू V2 हो जाएगा, तो डेल्टा EV 0 to 2 है वो 2 न्यू इंटू 1-3a सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। अगर हमारे पास डेल्टा V प्लस माइनस 3 है यानी V0 टू V3 ट्रांजिशन हो रहा है, तो जो वैल्यू एनर्जी के डिफरेंस जो आएगा वो आएगा डेल्टा EV 0 to 3 इज इक्वल टू 3 न्यू बार इंटू 1-4a सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार से डेल्टा V अगर प्लस माइनस 1 हो और ट्रांजिशन V बराबर 0 to 1 हो रहे हो यानी कि हॉट बैंड्स हो, तो हमारे पास डेल्टा EV जो है 1 to 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यू बार इज इक्वल टू 1-4a सेंटीमीटर इनवर्स। प्रत्येक अलग अलग संक्रमण कंपन संक्रमण स्पेक्ट्रम पृथक पृथक लाइन बनाता है, यानी स्पेक्ट्रम में हर प्रकार का ट्रांजिशन अलग अलग प्रकार का बना अपनी लाइन शो करता है या सिग्नल देता है, ठीक है, अपना संकेत देता है। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। इंटेंसिटी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर स्पेक्ट्रल लाइन या असरल आवर्ती दोलित्र की तरह व्यवहार करने वाले द्विपरमाणु अणु के स्पेक्ट्रम में लाइनों की तीव्रताएं क्या होती हैं। देखिए, हमने बताया था हार्मोनिक ऑसिलेटर में केवल 2 प्रकार के बैंड्स ही प्राप्त होते हैं, सिग्नल होते हैं, एक फंडामेंटल बैंड और एक हॉट बैंड। फंडामेंटल बैंड क्या होते हैं, अगर ट्रांजिशन 0 to 1 हो रहा है तो उससे जो हमारे को सिग्नल प्राप्त होते हैं उसे फंडामेंटल बैंड कहते हैं। और हॉट बैंड क्या होते हैं कि उच्च ताप पर अगर मॉलिक्यूल 0 to 1 एनर्जी लेवल में ये अगर मॉलिक्यूल चले जाते हैं या परमाणु चले जाते हैं तो वहाँ से ट्रांजिशन होता है। तो इस प्रकार के जो संकेत होते हैं, सिग्नल्स होते हैं या लाइंस होते हैं या लाइनों का समूह होता है, उन्हें हम हॉट बैंड्स कहते हैं। तो ये दोनों तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में मिलते हैं, परंतु इसके साथ साथ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो हमारे को संक्रमण मिलते हैं वो 0 to 2 भी मिलते हैं, 0 to 3 भी मिलते हैं, 0 to 4 भी मिलते हैं। इन्हें हम ओवरटोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरटोन्स कहते हैं। हमें ये ओवरटोन भी प्राप्त होते हैं। अगर हमारे पास संक्रमण 0 to 2 हो रहा है तो इसे फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। अगर संक्रमण 0 to 3 हो रहा है तो इसे सेकंड ओवरटोन कहते हैं। और अगर ट्रांजिशन 0 to 4 हो रहा है तो इसे थर्ड ओवरटोन कहते हैं। और देखिए, इंटेंसिटी जो सबसे ज़्यादा होगी वो फंडामेंटल बैंड की ही होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या ज़्यादातर एटम्स होते हैं वे सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में रहना चाहते हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में उनके पास स्टेबिलिटी होती है और जब ट्रांजिशन होते हैं तो यहीं से होते हैं। जब ट्रांजिशन अधिक होंगे या पॉपुलेशन अधिक होगी तो ट्रांजिशन अधिक होगा तो उससे प्राप्त सिग्नल्स की वैल्यू भी अधिक होगी, जिससे हमारे को स्पेक्ट्रल लाइन की तीव्रता भी अलग प्राप्त होगी। अब देखिए, ये जो डायग्रामेट्रिकली या ग्राफ से बता रखा है वो मोर्स पोटेंशियल एनर्जी कर्व है हार्मोनिक ऑसिलेटर के, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। उसमें अलग अलग बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? V बराबर 0 1 2 3 4 5 6 एनर्जी लेवल्स बता रखे हैं। इधर पोटेंशियल एनर्जी और इधर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बता रखी है। अब देखिए, 0 to 1 ट्रांजिशन है उसको फंडामेंटल बैंड बता रखा है। फिर 0 to 2 जो है उसको फर्स्ट ओवरटोन शो कर रखा है। 0 to 3 जो है उसको सेकंड ओवरटोन बता रखा है। 0 to 3 जो ट्रांजिशन है उसे थर्ड ओवरटोन बताया हुआ है। इस प्रकार को ये हमारे को ट्रांजिशन मिलते हैं। और जो 1 to 2 में जो ट्रांजिशन है, ठीक है, या 1 से 2 से 3 में जो ट्रांजिशन है वो हॉट बैंड्स प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के जो बैंड्स होते हैं उसे हॉट बैंड कहते हैं। यहाँ पर जो DEQ बता रखा है वो डिसोसिएशन एनर्जी फॉर ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है। इस प्रकार से हमारे को बताया हुआ है। ये इस प्रकार से स्पेक्ट्रम हमारे को प्राप्त हो जाता है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह के लिए। अब द्विपरमाणु अणु के लिए कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि द्विपरमाणु अणु का अकेला जो है वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम या कंपन स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो रोटेशन से रिक्वायर्ड एनर्जी के लिए ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब अगर
वाइब्रेशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी अगर मॉलिक्यूल को देते हैं तो उसमें रोटेशन भी संपन्न हो जाते हैं या उसमें घूर्णन भी हो जाते हैं, जिसके कारण से हमारे को जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो मिलता है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। इसीलिए हमें कहते हैं कि जो केवल लिक्विड स्टेट को छोड़कर हमारे को जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो शुद्ध रूप से या प्योर स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। तो हम जो बात करते हैं तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है वो द्विपरमाणु अणु के लिए कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें टोटल जो है वो एनर्जी है वो ये होगी। यदि द्विपरमाणु अणु हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, यानी सरल आवर्ती दोलित्र की तरह व्यवहार करता है, तो उसके लिए जो ई टोटल होगा वो ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल हो जाएगा और उसको ई वी जे के से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें जोड़ देंगे बी जे इंटू जे प्लस वन प्लस वी प्लस हाफ न्यू बार सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार से अगर द्विपरमाणु अणु एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करे या अप्रसंवादी की तरह असरल आवर्ती दोलित्र की तरह बिहेव करे, तो उसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी वो ई वी जे इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस वन प्लस वी प्लस हाफ न्यू बार इंटू वन माइनस वी प्लस हाफ ए सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर हो जाएगी। अब सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वो डेल्टा जे उसका लिए प्लस माइनस वन होगा और डेल्टा वी जो है वो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू तक हो सकता है। डेल्टा जे जो है वो जीरो संभव नहीं है, क्योंकि ये काल्पनिक परिवर्तन हमेशा घूर्णन परिवर्तन भी डेल्टा जे जीरो जो है वो संभव नहीं होगा, नॉट अलाउड है ये, क्योंकि यदि काल्पनिक या जो वाइब्रेशनल चेंजेज के साथ जो है हमेशा रोटेशन चेंजेज भी होगा, यानी कंपनीय परिवर्तन के साथ घूर्णनीय परिवर्तन भी होगा, इसलिए डेल्टा जे जो है वो कभी भी जीरो संभव नहीं है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में रमन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे और रमन स्पेक्ट्रम हम 2 या 3 क्लासेस में ख़त्म करके इसका लगभग मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा बहुत बड़ा पार्ट पूरा हो जाएगा। थैंक यू।